जय हिंद दोस्तों। तो आप कैसे हैं? मुझे आशा होगा कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब आपकी परीक्षा में काफ़ी कम वक्त बचा है। अब आपको जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है और आपके मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग भी मेहनत करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोगों का पहला सवाल है कि परिमेय संख्या 14,587 और बटे 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन आपका दिया है 1, 2, 3 और 4। देखिए हम लोगों का पहला सवाल क्या पूछा है। पहला सवाल हम लोगों का ये पूछा है कि 14,587, ये है आपका 14,587 और बटे में है 1,250। कह रहा है कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कह रहा है हमसे कि दशमलव कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। हमसे ये पूछा है कि इसमें जो दशमलव है वह कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 125, ठीक है, और गुणे 10 ऐसे लिख लिया। ये है 14,587 और बटे में देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 और इसका भी फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 2। अब हम क्या करते हैं कि जो हर होता है उसको हम लोग 10 बनाते हैं। हर में जो भी फैक्टर होता है उसको 10 बनाएंगे। तो देखिए ये तो आपका 10 बन गया, ये आपका 10 नहीं बन रहा है। तो जितने 5 हैं उतने 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हर में मल्टीप्लाई किए हैं तो अंश में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 से हम अंश में गुणा कर देंगे तो 8 साते ये आपका हो जाएगा 56 और हासिल बचेगा 5 और ये 8 8 64 होगा और आपका हासिल 5 था तो 69 हो जाएगा। ये 9 और ये 6 हो जाएगा। 8 5 40, 6 46 और ये 4 होगा। 8 चौके 32, 4 36 और हासिल 3, 8 एक में 8 3 11। अपान देखिए ये 10 हो गया, ये और ये लेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 5 और ये 2 ये भी 10 और ये 5 और ये 2 ये भी 10। आप देख रहे हैं कि हर में 4 जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 और हर में जितने जीरो होते हैं, ठीक है ना, दशमलव हम क्या करेंगे उतने अंकों पर लगाएंगे। तो हम इधर से 4 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 और 4। तो आपसे देखिए क्या पूछा है कि इस संख्या में, इस दशमलव प्रसार में दशमलव किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो दशमलव के किन स्थानों के बाद समाप्त हो गया है, कितने स्थानों के बाद समाप्त हो गया है, तो आप देख रहे हैं कि 4 स्थानों के बाद आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जो कि आप दिया है 4। पहला ऑप्शन 1 2 3 4, तो आपका चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हम लोगों से क्या पूछा है, दूसरा सवाल क्या है, लिखा है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है। आपको एक बहुपद दिया है, बहुपद ये दिया है x² + 7x + 10 और इसका शून्यक आपसे पूछ रहा है कि इसके शून्यक क्या होंगे। तो इसका शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 10 का ऐसा फैक्टर करिए
कि यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस, प्लस का प्लस में गुणा करने पर प्लस, यानी 10 का फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 7 आए। तो आप जानते हैं 5 2 जा 10 होता है और 5 और 2 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ से x कॉमन करिए तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 5 और ये 2 कॉमन करिए तो बचेगा x प्लस 5 और इक्वल टू 0। x प्लस 5 आपका कॉमन है, x प्लस 5 आप क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, बचेगा यहाँ से x बचेगा और प्लस ये क्या बचेगा 2 और ये इक्वल टू 0। देखिए जब शून्य को निकालना होता है, मूल निकालना होता है तो एक फैक्टर को 0 करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्लस 5 है उधर जाएगा तो -5, ठीक है, और ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2। तो इस जो द्विघात बहुपद था इसका 2 शून्यक है, एक शून्यक है आपका -5 और दूसरा शून्यक है -2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा जो कि दिया है -2 और 5। तीसरा सवाल हम लोगों का क्या कह रहा है, तीसरा, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे कह रहा है ना कि शांत जल है, मान लीजिए ये हम लोगों का शांत जल है और इसमें ये नाव है हम लोगों की, ये नाव की चाल जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए यदि पानी इधर का बहने लगे, पानी इधर का बहने लगे और ये जो धारा है इसकी चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है धारा के विपरीत चाल क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है कि धारा के विपरीत हम लोगों की चाल क्या होगी। तो एक बात आप बताइए, यदि नाव जो है धारा की दिशा में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसके चाल में धारा की चाल और नाव की चाल दोनों सम्मिलित हो जाती है। लेकिन यदि धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा, नाव की चाल जो है वह कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नाव की चाल है 8 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है, तो नाव की जो चाल होगी, नाव की धारा के विपरीत जो चाल होगी, धारा के विपरीत जो चाल होगी, विपरीत चाल वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। यानी नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा -3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। आपका डी ऑप्शन दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला दिया है आपका, किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल वास्तविक होते हैं। देखिए चौथा सवाल हम लोगों से क्या पूछा है, पूछा है कि किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल वास्तविक कब होते हैं। देखिए तो विविधकर निकालना पड़ता है। जब d बराबर 0 होता है यानी कि b² - 4ac, जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन बराबर हो जाते हैं। यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। फिर दिया है, फिर 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये आपका कोई कंडीशन नहीं होता है। फिर इसके बाद दिया है 4ac - b² बराबर 0, तो ये भी जो कंडीशन होती है वो बराबर की कंडीशन है।
और ये भी जो कंडीशन है वो बराबर होने की कंडीशन है, ठीक है ना। बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, लेकिन मूल जो वास्तविक होते हैं वह क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये आपके दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे कि मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो मूल वास्तविक और बराबर ये होते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है तब। लेकिन यदि मूल जो होते हैं, दो मूल कह रहा है, दो मूल यानी दो मूल अलग अलग मूल हो, तो अलग अलग मूल वास्तविक कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होता है तब होता है। अगला सवाल दिया है पांचवा सवाल, समांतर श्रेणी। पांचवा सवाल हम लोगों का दिया है, एक समांतर श्रेणी दिया है 10, 7, 4। कह रहा है कि 20वां पद हमसे पूछा है, 20वां पद। आपका ऑप्शन दिया है -47, 47, -57 और 67। देखिए 20वां पद पूछा है, तो आप देख सकते हैं a बराबर कितना है, 10 है। d बराबर निकालेंगे तो t2 माइनस t1 यानी 7 माइनस 10 निकालेंगे तो -3। तो आप व्यापक पद का फार्मूला जानते हैं, nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें 20वां पद निकालना है, तो n के जगह पर क्या कर देंगे, हम 20 रख देते हैं। तो n के जगह पर हम 20 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये 20 हो जाएगा, a का मान 10 प्लस 20 माइनस 1 और d का मान है -3। तो ये आ जाएगा 10 और 20 में से 1 जाएगा 19 और -3। तो ये आ जाएगा 10 माइनस का प्लस में गुणा -19 या 57। तो देखिए 57 ये माइनस है, ये प्लस तो घट जाएगा, तो 57 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 47, बड़े का चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई सही है, ठीक है ना, -47। अगला सवाल क्या दिया है, छठवां सवाल दिया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के लंबवत होती है, समांतर होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो समांतर होती है। याद रखना है कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज ABC है, इसकी दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, कहने का मतलब है कि AP अपान PB बराबर AQ अपान QC हो तो क्या होता है, इस दशा में जो PQ होता है समांतर होता है BC के समांतर होता है। याद रखना है आप लोगों को क्या, कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह जो विभाजित करने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के हमेशा और हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। सातवां सवाल देखिए क्या दिया है कि बिंदु, सातवां सवाल दिया है बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी होती है। तो देखिए किसी भी बिंदु की दूरी जो मूल बिंदु से होती है वह अंडर रूट उसका भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी बिंदु का जो दूरी होता है मूल बिंदु से दूरी, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी कि OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर सही है, सी सही है, ठीक है। अब आपका आठवां सवाल क्या दिया है, sin 2a बराबर दिया है, sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, और हमसे कह रहा है a का मान होगा, तो दिया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, ये दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम ऑप्शन से हल करेंगे। 0 रख कर देखिए, 0 यहाँ पर रखिए, तो साइन 2 इंटू 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो साइन 0 होगा और 2 साइन 0 होगा। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो जो 0 है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 30 के लिए सही हो रहा है कि नहीं, 45 के लिए सही हो रहा है कि नहीं, 60 के लिए सही हो रहा है कि नहीं। तो बाकी सभी एंगल के लिए ये जो सवाल है वह सेटिस्फाई नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन है वह ट्रू नहीं होगा।
ट्रू किसके लिए होगा, तो 0 के लिए होगा, ठीक है ना। और एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस 8वें का पहला ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है कि यदि एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, देखिए एक मीनार दिया है, ये आपका मीनार दे रखा है। यदि एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण मीनार के आधार से 3 मीटर और 12 मीटर, देखिए 3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है ना। ये 3 मीटर की दूरी पर बिंदु P है, ये ए भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और एक 12 मीटर, तो 3 मीटर ही हो गया, 9 मीटर बच जाएगा ना। तो 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, Q है। कह रहा है कि 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर उसी रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से पूरक है। तो बच्चों को आ रहा है कि 2 बिंदुओं से ये जो मीनार का शिखर का ये जो उन्नयन कोण है, इसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। ये मान लेते हैं थीटा है, ये क्या है फाई है, ठीक है ना। ये जो थीटा और फाई है ये पूरक कोण है, ठीक है ना। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक। देखिए जब 2 कोणों का योग 90 अंश है, जब 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो वे कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा, 90 होगा। यदि मैं फाई का मान निकालना चाहूँगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी इस कोण को हम ले सकते हैं 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, ठीक है। पूरक कोण की खास बात क्या होती है कि उनका योग 90 अंश होता है। तो यदि एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। चलिए हम इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ले लीजिए tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या आप पढ़ कर रहे हैं, लंब बटा आधार, यानी h बटा में 3। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में फिर tan 90 माइनस थीटा लेंगे, tan 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये भी हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा h और बटा में आधार 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। आपको याद रखना है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, काट थीटा होता है। अब 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, 1 और गुणे क्या कर दीजिए 2, तो गुणा करिए tan थीटा गुणे काट थीटा बराबर ये h/3 और h/12, h/3 और h/12। तो ये कट कर 1 हो जाता है, 12 × 36 भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, इधर h² हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 h² इधर रूट लग जाएगा h, तो 36 का रूट लेंगे तो 6 होगा और -6 होगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यानी h इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई जो आ रही है बच्चों, मीनार की ऊंचाई वो 6 मीटर आ रही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल क्या पूछा है, 10वां सवाल पूछा है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूछा है, ठीक है ना। देखिए तो ये वृत्त हो गया और कह रहा है कि इसके परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होगा, त्रिभुज। तो समांतर चतुर्भुज त्रिभुज होता ही नहीं है, काम खत्म। चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर स्थित होता है, इसका भी काम खत्म। इनमें से कोई नहीं, ये तो देखते हैं सम चतुर्भुज होगा कि नहीं देख लेते हैं। चलिए तो सम चतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है, जैसे ये वृत्त के बाहर ये चतुर्भुज है तो ये सम चतुर्भुज होगा, ठीक है ना, सम चतुर्भुज होगा ये। अब कैसे होगा, तो आप चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं। देखिए
यह कोई बिंदु है, यह कोई बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु। तो किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो बराबर होती है, यह इसके बराबर होगा। फिर यह जो होगा यह इसके बराबर होगा। फिर यह वाला जो होगा वह इसके बराबर होगा। फिर ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला, ये वह इस वाले लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये समचतुर्भुज हो जाएगा। आप इसको चाहेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं, सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यह क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर जो चतुर्भुज होता है वह समचतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज है तो यह इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ये समचतुर्भुज हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है कि वृत्त के बाहर जो समांतर चतुर्भुज है, जब समांतर चतुर्भुज है तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। लेकिन हम प्रूफ कर सकते हैं कि यह वाली भुजा इसके बराबर भी होगी। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये ए हो गया, ये बी, ये सी हो गया, मान लीजिए ये डी हो गया, ऐसे। तो आप क्या करिए, देखिए यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, उसी तरह से यह जो है इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर, ऐसे कर कर हम प्रूफ कर सकते हैं कि यह वाली भुजा इसके बराबर होगी और समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यह क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार और त्रिज्याओं में एक संबंधित 2 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 4 संबंधित 1 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार और त्रिज्याओं में एक संबंधित 2 का अनुपात है। दो लंबवृत्तीय बेलन है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है R1 संबंध है R2, एक संबंध है 2 दिया है, और ऊंचाई में अनुपात यानी H1 संबंध है H2 दिया है, 4 संबंध है 1। कह रहा है उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा, V1 बटा V2। तो बेलन है ना, तो बेलन का आयतन निकालना है तो पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा और अपन पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। ये खत्म। आप इसको लिख सकते हैं R1 बटा R2 का स्क्वायर और इधर H1 बटा क्या लिख सकते हैं, H2। R1 बटा R2 ये दिया है 1 बटा 2 का स्क्वायर और H1 बटा H2 4 बटा 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना के 4 गुणे 4 बटा 1, ये खत्म हो जा रहा है 1 बटा 1, यानी V1 संबंध V2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 संबंध 1 आ रहा है। अर्थात उन लंबवृत्तीय बेलनों के आयतनों में जो अनुपात होगा बच्चों, वह पहला ऑप्शन सही है, 1 संबंध 1 होगा। अगला सवाल कह रहा है कि बहुलक चर का वह मान होता है जिसकी और अधिकतम बारंबारता, न्यूनतम बारंबारता, माध्य बारंबारता, सर्वाधिक माध्य बारंबारता। तो किसी आंकड़े का जो बहुलक होता है वह चर का वह मान होता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है। जिस चर की बारंबारता अधिक होती है उसी चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो ये आप आराम से लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब आप 14 देख सकते हैं, 14 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए आपके वर्ष जो होते हैं 2 तरह के, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है ना। कैसा भी आपका वर्ष रहे, चाहे सामान्य वर्ष रहे चाहे लीप वर्ष रहे, आपके 52 रविवार तो होते ही हैं। 52 रविवार जो होते हैं वो हमेशा होता है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 52 रविवार हमेशा होते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक अंतर होता है, जब साधारण वर्ष होता है तो जो शेष दिन होते हैं, जो अतिरिक्त दिन होता है वो 1 होता है।
जबकि यदि लीप वर्ष होता है तो अतिरिक्त दिन 2 होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो सामान्य वर्ष, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 52 रविवार तो ऑलरेडी है, हमें ये ज्ञात करना है कि 53 रविवार कब होगा। तो देखिए जो यह एक दिन शेष बचा है, यह एक दिन क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोम हो सकता है, सोमवार, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, ठीक है ना। यानी कुल परिणाम आपका 7 हो रहा है, कुल परिणाम क्या हो रहा है 7। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो रविवार चाहिए, तभी तो 53 रविवार होगा। यानी अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम है 1। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगा बच्चों हम लोगों का 1/7, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। यही जो क्वेश्चन होता है, यदि लीप वर्ष का होता तो क्या होता, तो 2 दिन अतिरिक्त पड़ रहा है ना, तो 2 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्या हो सकता है, पहला दिन रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, ठीक है ना। वैसे ही बुधवार और गुरुवार हो सकता है, गुरुवार और शुक्रवार हो सकता है, ठीक है ना। शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, शनिवार और क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है। ये 7 पॉसिबिलिटी है, कब, जब अतिरिक्त दिन 2 होंगे तब। लेकिन हमको रविवार होने की प्रायिकता चाहिए, तो रविवार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो अनुकूल परिणाम है 2 और बटा में टोटल परिणाम है कितना 7। तो क्या हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा। कह रहा है ना कि 2 संख्याओं का मौस 5 है, यानी मौस दिया है 5, मौस AB का दिया है 5 और लस 20 है। एलसीएम उसका जो है लस AB का लस क्या है 200 है। कह रहा है कि उनका गुणनफल होगा। तो जो उनका गुणनफल होता है ना बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल, वह मौस और गुणे लस के बराबर होता है। तो 5 गुणे 200, तो 200 5 1000। तो ये जो ऑप्शन आपका सही निकल कर आ रहा है वह ऑप्शन आ रहा है बी, 15 का बी आपका ऑप्शन नंबर सही है, 1000। अब देखिए 16 सवाल क्या दिया है, 16 यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण दिया है, x + 2y + 5 = 0, ये दिया है। और दूसरा दिया है 3x - 6y + 1 = 0। कह रहा है कि के युग्म का हल होगा, अद्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना हल होंगे। चलिए तो a1 बटा a2 निकालिए, यहाँ पर a1 माने 1 और a2 माने -3। b1 बटा b2 निकालिए, 2 बटा -6। c1 बटा c2 निकालिए, तो देखिए ये दोनों बराबर है, 2 3 6, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2, बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, उस दशा में जो रैखिक समीकरण निकाय होता है, ठीक है ना, उसका कोई हल नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 17 देखिए क्या दिया है, 6x² - bx + 2 = 0। विविधकर कह रहा है 1 है, यानी d का मान 1 है, तो b का मान क्या है, तो d बराबर होता है b² - 4ac और ये दिया है 1, ठीक है। तो b का मान है -b² - 4, a का मान है 6 और ये है 2, बराबर कितना 1। 6 चौके 24, दूना के 48, उधर जाएगा तो +48 हो जाएगा, तो 1 और 48 49, बर घटेगा तो रूट लग जाएगा, और 49 का रूट लेंगे तो एक बार +7 एक बार -7। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। 18 देखिए, 2 त्रिभुज समरूप होंगे
यदि इनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब इनके संगत कोण भी बराबर हो, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, इनकी संगत भुजाएं बराबर हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 19 नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है 0 4 0 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इसको लगाने का बढ़िया तरीका ये है कि कार्तीय तल पर दिखाइए। देखिए ये 0 0 हो गया, यह बिंदु क्या हो गया? 0 0। फिर पूछा है 0 4, तो ये मान लीजिए 4 हो गया, ये 0 4, ये जो दूरी हो गई 4 हो गया। उसके बाद बिंदु दिया है आपका 3 0, तो 3 0 ये मान लीजिए हो गया बिंदु 3 और 0 हो गया, ये दूरी 3 हो गई। इसको मिला दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? ये 3 ये 4, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5। तो बच्चों परिमाप पूछा है तो परिमाप में जोड़ देते हैं, 4 3 7 5 12। तो इसका जो परिमाप आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? बी सही है, और बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दिया है 20वां सवाल और अंतिम है बहुविकल्पी का, ये अंतिम सवाल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साइन थीटा बराबर दिया है कोसेक थीटा, और थीटा का मान 0 और 180 के बीच में रहना चाहिए, तो थीटा का मान क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछा है। तो देखिए साइन थीटा है तो आप लिख लीजिए साइन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना? तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा हो जाएगा। आप चाहेंगे तो ऑप्शन रख कर भी हल कर सकते हैं, आप ऑप्शन रख कर भी हल कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए साइन का साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1। +1 या -1 दोनों हो सकता है, लेकिन हम साइन थीटा का मान पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि थीटा जो है 0 और 180 के बीच में है। तो जब थीटा 0 और 180 के बीच में होता है तो साइन थीटा का मान पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं। साइन के कितने अंश का मान 1 होता है? तो साइन के 90 का मान 1 होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर π/2 यानी कि 90 अंश। तो आज हम लोगों ने मैथमेटिक्स के जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यदि आप इन सवालों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में ज़रूर इससे लाभ होगा। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।